इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अंशु HTO सिटी, 10 एकड़ में फैला पहला दिल्ली NCR बेस्ड टाउनशिप अब शिवाला पटना में। अंशु होम, सच करे आपके सपने। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद के दावेदारों की। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन जैसे बड़े नेताओं के साथ साथ आजकल भारत के अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवारों में दो नाम झारखंड से भी उभर कर सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति पद के लिए खूंटी से सांसद कड़िया मुंडा का नाम सामने आ रहा है। झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य विपक्षी पार्टी है। उसी जनाधार की आजसू पार्टी भाजपा गठबंधन की सरकार में सहयोगी है। संयोग से द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हैं। अपनी शिक्षा और साफ सुथरी राजनीतिक छवि के कारण द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के आला कमान नेताओं से हमेशा अच्छे और महत्वपूर्ण पदों के लिए वरीयता मिलती रही है, जिससे उनके नाम पर बीजेपी द्वारा मुहर लगाए जाने की भी संभावना बनती दिख रही है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर अब राजनीतिक जगत में हलचल शुरू हो गई है। झारखंड से भी दो नाम चर्चा में हैं, एक राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए। केंद्र में बहुमत वाली बीजेपी सरकार होने के चलते चर्चा थी कि लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन कुछ कानूनी पहलुओं के कारण इस पर अब नए सिरे से विचार किया जा रहा है। झारखंड में भी बीजेपी की सरकार चल रही है और राज्य में राज्यपाल के पद पर नियुक्त डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पर सामने आता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के नाम की दौड़ में कड़िया मुंडा, जो खूंटी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, उनके भी नाम पर चर्चा चल रही है। आइए एक नजर डालते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आ रहे इन दो नामों पर। डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो झारखंड की 9वीं राज्यपाल, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के पौदापैसी की रहने वाली। डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू के पति स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू धालभू में स्थित यूको बैंक के प्रबंधक थे। साल 1979 में आरबी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से बीए में स्नातक किया था इन्होंने। साल 1996-98 में रायरंगपुर नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष रहीं। साल 1999 में पहली बार विधायक बनी। 2000 में वो भाजपा से विधायक चुनी गईं। 2005 में विधायक चुने जाने के बाद उन्हें ओडिशा सरकार में मंत्री पद सौंपा गया। 20 मई 2013 को उन्हें मयूरभंज जिला भाजपा सभापति मनोनीत किया गया था। और अब दूसरे नाम की जो चर्चा चल रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कड़िया मुंडा के नाम की चर्चा है। कड़िया मुंडा रांची से सटे खूंटी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1936 को हुआ था। कड़िया मुंडा ने रांची यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। फिर साल 1977 में भारतीय जनसंघ बिहार में संयुक्त सचिव बने। 1977 में ही कड़िया मुंडा लोकसभा के लिए भी चुने गए। 1979 में इस्पात और खान विभाग में राज्य मंत्री रहे। 1982 से 84 तक बिहार विधानसभा में सदस्य रहे।
1989 में एक बार फिर वो लोकसभा सांसद चुने गए। कड़िया मुंडा कोयला मंत्री, कल्याण मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं और साल 2009 में उन्हें लोकसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत जी जुड़े हुए हैं, साथ ही जीतू चरण राम जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुखदेव भगत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस में भी काफी चर्चा हो रही होगी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर। हेलो जी सुखदेव भगत जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है जी। क्या कहेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही है और किस तरह की कवायद हो रही है? दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा जी कि राष्ट्र के सर्वोच्च पद है ये, और इस पद में कभी भी किसी बहुत संकीर्णता से उठ के हमेशा बातें होनी चाहिए जी। राष्ट्र हित में क्या है, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि सारी शक्तियां उस पर निहित होती है। इसलिए इसे किसी वर्ग विशेष में बांधना मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मेरी शुभकामनाएं हैं जो जिनका नाम आ रहा है, एक अच्छी बात है जी। महिला है, आदिवासी समुदाय से हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत चीज इसके मेरा ये कहना है, इस प्रकार के बड़े पद में उनकी योग्यता, क्षमता, अनुभव ये बहुत मायने रखता है कि ना कि हम किसी वर्ग से इसलिए केवल किसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है। जी सुखदेव भगत जी, थोड़ी और आपसे बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बीजेपी विधायक जीतू चरण राम जी भी हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी जीतू जी, किस तरह की कोशिशें हो रही है राष्ट्रपति पद के और उपराष्ट्रपति पद के नामों को चयनित करने के लिए? जी जी जीतू जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी कारणों से आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। बहरहाल हम विनोद शरण जी के पास चलते हैं। विनोद शरण जी, जिस तरह की ये कोशिशें हो रही है, कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं रह रहकर अलग अलग समय अंतराल पर, क्या लगता है कि किस तरह के व्यक्ति को या फिर व्यक्तित्व को राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने की संभावना बन रही है? या तो एनडीए की बात कर लें या यूपीए की बात कर लें। देखिए दीपक, इसमें एक सबसे बड़ी जो हम लोगों को समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी बहुमत नहीं है कि वो अपने बल पर राष्ट्रपति पद का चुनाव कर ले। उसको विपक्ष का सहयोग लेना पड़ेगा। राज्यसभा में उसकी अभी भी भागीदारी उतनी नहीं है जो वहाँ से सीटें निकाल ले या अपने तरीके से जो अपना जिसको पसंद भाजपा जिसको करती है उसको बना ले। तो भाजपा इस कोशिश में लगी हुई है, या पूरे एनडीए को कह सकते हैं कि इस कोशिश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात है कि वो चाहेगी कि उसके मनोनुकूल वो जिसको चाहती है वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो और राष्ट्रपति बने। लेकिन वो जान रही है इस बात को कि हमको विपक्ष से सहमति बनाना पड़ेगा, तभी संभव है। यही कारण है कि वो बीजेपी इस बात पर बहुत गंभीरता से गौर कर रही है कि क्यों नहीं एक ऐसा कैंडिडेट लाया जाए जिसका विरोध विपक्ष न कर सके। तो इसलिए आदिवासी का जो नाम उछल रहा है कि आदिवासी आज तक भारतीय राजनीति में उस पद पर कोई आदिवासी नहीं बैठा है, हरिजन बैठा है, आदिवासी नहीं बैठा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों में पैठ भी बनाना चाहती है। अभी जिस तरीके से लिट्टीपाड़ा में उसकी हार हुई, तो कहीं न कहीं ये साबित हो रहा है कि आदिवासी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ बिल्कुल ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि बहुमत नहीं है पार्टी के पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। इंदुकांत जी, क्या राष्ट्रपति पद के तौर पर किसी का चयन केंद्र में मौजूद सरकार या फिर विपक्ष में मौजूद दलों के लिए भी एक मैसेज देने का जरिया हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए दीपक जी, जो बातें अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे आपके चैनल पे जी, उनमें ये बात बहुत दुरुस्त है कि राष्ट्रपति का पद ऐसा होता है, देश के राष्ट्रपति का पद, खासतौर से भारत की व्यवस्था में लोकतांत्रिक,
जिसके लिए कंसिडरेशन करते समय कभी भी किस जाति का है, किस धर्म का है, ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए आदर्श रूप में। जी आदर्श रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए भारतीय लोकतंत्र में कि राष्ट्रपति चूंकि प्रथम नागरिक होता है देश का, जी तो वो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, वो देश का नायक हो, जो देश की छवि को दुनिया में रख सके। उसके राष्ट्रपति बनने से पूरी दुनिया में एक छवि बने कि जहाँ का राष्ट्रपति ऐसा है वो देश कैसा होगा या ऐसा होगा। लेकिन जैसा आपने सवाल किया कि देखिए राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है, जो कि इसमें विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और साथ में लोकसभा और राज्यसभा जो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा बनता है, उसमें कुल मिला के लगभग आज की स्थिति में भारत में 10,98,000 के आसपास वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब उसमें टोटल ओवरऑल जो वोट्स अधिक लेगा 50% से ज्यादा, उसके तय हो जाएंगे कि उसका उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा। नेचुरली एक डेमोक्रेसी में जिसकी तरफ ज्यादा वोट जाता है, अगर सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में है खासतौर से, और वो क्लेम करती है कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और हमारे सपोर्ट भी, हमारे कई राज्यों में सरकारें हैं बनती चली जा रही, खासतौर से आज एनडीए और भाजपा की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर उसके द्वारा प्रपोज्ड जो कैंडिडेट है वो चुन लिया जाए तो उसके लिए एक मोरल बूस्टर होता है। इसीलिए इसको लेकर काफी इस बार कूटनीति और राजनीति दोनों साथ साथ चल रही है। और आप देख रहे होंगे कि विपक्ष को एकजुट करने का जहां कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी प्रयास कर रही हैं, उन्होंने लालू जी से, मुलायम जी से और तमाम लोगों से बातचीत शुरू की है, लेफ्ट पार्टी से भी बात किया है। ऑन दी अदर हैंड देखिए अभी तक भाजपा ने कोई अपने खुल करके पत्ते नहीं खोले हैं। तो ऐसे में एक संभावना ये भी बन रही है कि प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के नामित, कांग्रेस द्वारा नामित थे, हुए थे 2012 के चुनाव में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के नाम को आगे बढ़ा दें, क्योंकि उनका एक अच्छा रिश्ता रहा, ये माना जाता है पिछले 3 वर्षों में एनडीए की गवर्नमेंट के साथ केंद्र में। उनका नाम अगर वो प्रपोज करते हैं तो किस तरह से कांग्रेस उनका विरोध कर पाएगी, जैसा अभी शरण जी कह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बात है। इसी वजह से शायद बीजेपी की ओर से कोई नाम की सुगबुगाहट नहीं देखने को मिल रही है। बहरहाल जीतू चरण जी के पास चलते हैं। जीतू जी, क्या आप तक हमारी आवाज स्पष्ट पहुंच रही है? हाँ दीपक जी, सुन रहे हैं, आवाज सुन, बोलिए। जीतू जी, राष्ट्रपति पद को लेकर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर काफी सुगबुगाहट हो रही है, सियासी गलियारे में काफी हलचल मची हुई है। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, कुछ खुलकर जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या राय रखना चाहेंगे इस पर? देखिए, देश का सबसे सर्वोपरि पद है और इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा नागरिकता प्राप्त करने वाली प्रथम जगह है, उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगी, मेरे ख्याल से सारे लोग इस पर मुहर लगाएंगे। अभी तक किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चाएं नहीं शुरू हुई है। बहरहाल जो भी नामे इधर उधर से आ रहे हैं, शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पर खुल करके अभी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, अभी किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के नाम को अभी विटो लगाने के इसमें नहीं है अभी, और वेट एंड वॉच चल रही है। निश्चित रूप से एक खुलकर जीतू जी, क्या इस वजह से वेट एंड वॉच की स्थिति में पार्टी है, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बलबूते राष्ट्रपति का चयन कर सकें, और कांग्रेस कुछ ऐसी राजनीतिक गोटियां चल दे जिससे बीजेपी के लिए देश के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाए? नहीं दीपक जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों को सोच समझ करके, ठोक ठेटा करके एक नाम पर वीटो लगाएंगे, और जब तक रणनीति नहीं होगी, रणनीति के तहत ये तैयारियां चल रही है और वो छन करके बातें आ जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा वेट एंड वॉच, वो समय पर आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी वो नाम है। आप इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति पर चलती है और केंद्रीय नेतृत्व पर चलती है, एक निर्णय पर चलती है। पार्टी की सोच बड़ी सोच है और उस सोच के आधार पर निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा। जी, सुखदेव जी के पास चलते हैं। सुखदेव जी, एक वक्त पर संघ के सरसंचालक का भी नाम उछला राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, और तमाम तरह की बातें सामने आ ही रही है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि उनका अपना कोई उम्मीदवार हो, क्या इस वजह से कि वो दबाव बनाने की कोशिश करें सत्ताधारी दल पर? आज भी मानती है
कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ना कि किसी पार्टी के हित से सर्वोपरि है जी। और क्योंकि ये बहुविध और जैसे अलग अलग भाषा, अलग अलग एक देश है, उसमें इन चीजों को देखना जरूरी है कि कैसे हम जो जिसे कहा जाए कि अनेकता में क्या हिंद की विशेषता वाली जो भावना है जी, उस भावना का प्रकटीकरण जिसे कहा जाए, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। आज भी जितने भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे लोग आए। मेरा कांग्रेस पार्टी ये कहना है कि जो राजहित में निर्णय होने चाहिए और संकीर्णताओं से ऊपर उठ के एक निर्णय होना चाहिए। प्रयास सत्ता पक्ष का ये प्रयास होना चाहिए कि निश्चित रूप से, जैसा कि हमारे सहयोगी दुकान जी ने भी कहा कि जितने हमारे वोटर्स हैं, जो परिस्थितियां सामने है, इसलिए एक प्रयास किया जाता है कि सबके साथ एक सहमति बनाई जाए और सहमति बना के कि इस प्रकार के सर्वोच्च पद में अगर सहमति बनती है तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा ये विकल्प के रूप में जो भी नाम आएगा वो बेहतर होगा। सुखदेव जी, लेकिन किन परिस्थितियों में आप सहमति बनते देख सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि एक जिसे कहा जाए कोई प्रेजुडिस होके, कोई विचारधाराओं के प्रति जिनकी बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो, उनकी आसक्ति हो। भारत की जो मैंने कहा कि भारत की जो सांस्कृतिक परिवेश है, जो राजनीतिक परिवेश है, लोकतंत्र के प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुभव होना चाहिए। ये सारी चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस पर डिसीजन लेगी थी। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार भी कुछ परिपाटियां बदलेगी या फिर सियासी गतिरोध हो सकता है? इसकी संभावना भरपूर है। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, आज जैसे मैं बात में कह रहा हूँ जीएसटी के बारे कांग्रेस ने समर्थन दिया। देश हित में जो भी इस प्रकार के निर्णय आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ देगी। बिल्कुल। विनोद चरण जी से जानते हैं। विनोद चरण जी, आखिर ये आदिवासी नाम क्यों इतने जोर शोर से सामने आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम एक ऐसा कैंडिडेट लें जो, देखिए जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं ये चीज, ये भावनाएं आ रही हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार आए जिसका विपक्ष विरोध न करे। एक साझा उम्मीदवार की बात कहीं ना कहीं निकल करके आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि अगर हम अपनी विचारधारा, जो कट्टर विचारधारा के लोगों को अगर आगे करते हैं तो विरोध हो जाएगा उसका, फिर उस कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनाना बहुत मुश्किल आ जाएगी उसमें। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो लग रहा है उसके जैसे आदिवासी को आगे कर देगा तो कांग्रेस विरोध नहीं कर पाएगी, या विपक्ष की और जो पार्टियां हैं वो विरोध नहीं कर पाएंगी आदिवासियों के नाम पर। तो ये जो राजनीति आजकल जो चल रही है, जाति और क्षेत्र, धर्म, ये वगैरह वगैरह, इन राजनीतियों में ही से ही छन करके ये चीज़ें आ रही हैं कि आदिवासी के आगे कर दो और वो कर लो। ये बात सही है कि जहाँ तक मुर्मू का नाम आ रहा है, राज्यपाल हैं वो, और वो उन्होंने कई पदों को संभाला है बेहतरीन तरीके से, अच्छा उन्होंने काम किया है। कड़िया मुंडा का अगर आप नाम लेते हैं तो कड़िया मुंडा लगातार 7 बार से सांसद बनते रहे हैं, कई मंत्री रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं वो, उनके पास एक अनुभव का एक भंडार है, इसमें दो राय नहीं है कि अगर वैसे लोगों को अगर आगे किया जाता है तो विपक्ष भी सोचने पर मजबूर जरूर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है इस बात को कि ऐसा कैंडिडेट लाएं ताकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष हैं, वो उसका विरोध न कर पाए। ये एक संभावना बन रही है। इंदुकांत जी से एक दूसरी संभावना पर समझना चाहेंगे थोड़ी बात। इंदुकांत जी, क्या बीजेपी इस वजह से वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कांग्रेस उन्हें फंसाने के लिए कोई ऐसा चारा सामने रखे और वो फंसने के बजाय उस नाम पर अपनी सहमति जता दें ताकि कांग्रेस के सारे पासे पलट जाए? ये आपने दुरुस्त कहा, लेकिन हमें इसमें एक दूसरी बात नजर आती है जी कि देखिए, आजादी के बाद शायद ये पहली बार ऐसा मौका है जब बीजेपी लेड एनडीए सबसे मजबूत स्थिति में है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, और महज 24 से 25 हजार इलेक्टोरल वोट्स की कमी है उनको अपना डिसीजन एक तरफा भी अगर वो चाहे तो इम्पोज करने के लिए। तो ये सिचुएशन क्या होती है कि कई बार आदमी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बेस्ट सिचुएशन होती है पूरे गेम प्लान को देखने के लिए। अच्छा, वो वेट एंड वॉच जो अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे वो सच में कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो होता है जैसा अभी सुखदेव भगत जी कह रहे थे कि जब आप ताकत में हो और आप सबसे अधिक आपके पास मत हो, ऐसे में अगर आप एक सर्वमान्य नाम लेके आते हैं वो भी राष्ट्रपति जैसे पद के लिए, तो उससे अच्छी खूबसूरत स्थिति हो नहीं सकती है देश के लिए। बिल्कुल। आपको याद होगा कि नरसिंह राव जी की सरकार थी और एटॉमिक एनर्जी के इशू पे बात करना था तो उन्होंने
अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिक्वेस्ट करके और सरकारी प्रतिनिधिमंडल का भारत का नेतृत्व करने की रिक्वेस्ट करके उनके नेतृत्व में भेजा था। तो ये होता है एक जो मैग्नानिमिटी होती है पॉलिटिक्स की। लेकिन अब बीजेपी इस बार क्या सोच रही है, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत की राजनीति में आप देखें, जब 1980 के दशक में खालिस्तान का मूवमेंट बढ़ रहा था और ये सब चीजें बढ़ रही थी, तो उस समय दिखाने के लिए भी और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी दो दृष्टियां थी। उन्होंने देखिए जैल सिंह जी को के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था इंदिरा जी ने, और उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 1982 में। और अब उसके बाद आप देखें कि लगातार इस पद पे कई तरह की और भी मान्यताओं के चलते, अब देखिए जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो एनडीए उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर आई, लेकिन जब उनको दूसरा टर्म देने की बात आई तो कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने उनकी जगह पे प्रतिभा देवी पाटिल चुन के आई। अब ऐसे में इस बार आप देखें कि बीजेपी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन चूंकि उनका नाम अयोध्या विवाद में आ गया है, कॉन्स्पिरेसी के तहत भी उनपे फिर से एक बार मुकदमा चलने की बात आ गई, तो उनके नाम पे अब आगे संभावना कम है कि कोई विचार करेगा एनडीए में। ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि या तो बीजेपी कोई ऐसा जैसा आपने कहा कि चाल चलना तुरुप का पत्ता चलना चाहती है कि पहले कांग्रेस अगर कोई नाम लेके आ जाए उसके बाद वो अपनी कैंडिडेट को प्ले करेंगे, और या फिर वो इस चीज की तलाश में होंगे सीरियस कि कोई ऐसा कैंडिडेट लेके आए। इन परिस्थितियों में एक माइनॉरिटी नाम या फिर एक आदिवासी नाम क्या मैसेज दे सकता है पूरे देश में? देखिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये बिल्कुल सुदृढ़ मत है कि राष्ट्रपति पद के लिए इस तरह के नाम नहीं आने चाहिए। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का नाम चल रहा है, हमारे राज्यपाल हैं, वो उनमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो एक सफल राज्यपाल हैं, इस कारण उनके नाम पे विचार हो उचित है। लेकिन वो आदिवासी हैं, इसलिए राष्ट्रपति के लिए उनका नाम बढ़ाया जाए। अगर बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है तो ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल, बीजेपी हालांकि अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन जीतू चरण जी से ये जरूर जानना चाहेंगे। जीतू चरण जी, क्या व्यक्ति की विशेषताओं पर राष्ट्रपति पद के लिए उसका उम्मीदवार बनना ठीक होगा, या फिर पार्टी कोई संदेश देना चाहेगी पूरे देश में आम आवाम को, इस वजह से कोई विशेष नाम चयन किया जाएगा? देखिए, भारत में और भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रहित में जो बेहतर होगा, राष्ट्रहित में जो सारे लोग को लेकर के चलेगा, निश्चित रूप से वैसे व्यक्तित्व का निश्चित रूप से सराहना देना चाहिए। यदि ऐसा है तो मैं उनको शुभकामना देता हूं ऐसे चीजों को आगे लाने के लिए। लेकिन पूरे देश को, सारे पार्टी, सारे दल को लेकर के राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात हो तो मैं उसमें अपनी सहमति प्रदान करता हूं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर विचारधारा, हर पहलुओं पर बखूबी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए, माइन्यूटली सोचते हुए किसी न किसी व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाएगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। इंदुकांत जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति की विशेषता, उसके गुण ही किसी पद के लिए उसकी योग्यता का सर्वमान्य आधार होने चाहिए, लेकिन जब किसी व्यक्ति का चयन हो जाता है तो तमाम तरह की चर्चाएं होती है, उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो अगर उस बिंदु पर हम ध्यान दें तो किस तरह के नाम, किस तरह की चर्चाओं का कारण बन सकते हैं? देखिए, नाम तो भारत की राजनीति में जब से खासतौर से एनडीए आई है, और आप जानते हैं कि लगभग 2 दशक के बाद, 2.5 दशक के बाद एक बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी है। तो उनकी पूरी कोशिश है, जो देखने से आ रहा है नरेंद्र मोदी जी की, कि जिस व्यक्ति को वो हाथ लगाएं वही सर्वमान्य बन जाए और वही राष्ट्रपति पद पर या उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान हो। तो ऐसे में हमें लगता है कि वो कहीं न कहीं या तो अपने विचारधारा से जुड़े हुए जो राष्ट्रवादी विचारधारा उनका है, किसी व्यक्ति को आगे प्रमोट करेंगे, और या नहीं तो हमें इस बात की बहुत बड़ी संभावना दिखती है, अगर वो सर्वमान्य कैंडिडेट लाने पर विचार करेंगे तो प्रणब मुखर्जी, जो कि डिमोनेटाइजेशन तक की पॉलिसी जिसकी कांग्रेस ने मुखर विरोध किया था कई मुद्दों पर, लेकिन उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया था राष्ट्रपति के तौर पे, उनका नाम ही प्रमोट करेगी, इसकी संभावना बढ़ती दिख रही है। इंदुकांत जी, अगर जो कुछ हजार वोटों का अंतर है उसे बीजेपी पाटने में कामयाब रहे तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि कोई संघ सदस्य इस बार राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल, वो प्रयास हमें दिख भी रहा है। आप देखें, आपने देखा होगा कि कल की ही बात है, वाईएसआर कांग्रेस जो है
उसने भी घोषणा कर दी है कि वो, जबकि वो एनडीए के साथ नहीं थी खुल करके, उन्होंने कह दिया है कि हम सपोर्ट करेंगे बीजेपी के कैंडिडेट को। तो जब आपका अंतर बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है, लगभग 25,000 इलेक्टोरल वोट्स का है, ऐसे में आपको वो वोट्स इकट्ठा करना बहुत आसान है, बनस्पत इसके कि कांग्रेस लेड जो विपक्ष है देश का, वो पूरा एक तमाम कुटुंबों को इकट्ठा करके 5.5 लाख इलेक्टोरल वोट इकट्ठा कर पाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंदुकांत दीक्षित जी, सुखदेव भगत जी, जीतू चरण राम जी और विनोद शरण जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से नामों को अंतिम रूप दिया जाए, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं और हर नाम पर अलग अलग तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा होगा। एनडीए की अपनी रणनीति है, यूपीए की अपनी रणनीति है, लेकिन एक मत किस नाम पर दोनों हो सकते हैं, ये संभावना तलाशने की कोशिश भी जरूर हो रही होगी। तो दूसरी ओर अपने शक्ति प्रदर्शन की भी कवायद जरूर चल रही है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सूर्या होप सिटी, एक आलीशान टाउनशिप जो है सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित। सूर्या होप सिटी, सूर्या रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। फेनोमेनल। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।